Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Let me share my screen. Can anyone please confirm मेरी screen visible है आप लोगों को? Can you see my screen, guys? Yes, sir. Okay. Thank you. जी सर विजिबल है. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. In yesterday class हमने बेसिक नंपाई के ऑपरेशंस देखे थे. एरे क्या होता है, लिस्ट से किस तरह डिफरेंस है उसका, और हमने मॉड्यूल्स बनाना सीखे थे. आज जो हमारी डे 2 है वीक 4 की, इसमें हम कवर करेंगे डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट और एग्रीगेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है मैथ की टर्म्स में भी, या मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस के अंदर वो बहुत ज़्यादा यूज होती है. तो स्टार्ट करते हैं. एग्रीगेशन बेसिकली क्या होता है? एग्रीगेशन होता है कि आप उसको बहुत सारे नंबर देते हैं और वो रिटर्न में आपको उस नंबर की समरी देता है. लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि जितने भी नंबर हैं इनका मुझे एवरेज बताएं, या लेट्स सपोज आपने जितने भी अपने सेमेस्टर में स्कोर अचीव किए हैं या अपने सेमेस्टर में आपके एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं, उनकी मुझे समरी जाननी है, उसका मुझे एवरेज जानना है. तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप हर एक नंबर को एवरेज हम किस तरह जनरली निकालते हैं. एवरेज हम इस तरह निकालते हैं कि हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, देन वी विल डिवाइड विद टोटल नंबर ऑफ दैट एंट्रीज. तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाती है जो ये बताती है कि एक इन सेट ऑफ नंबर्स की एवरेज क्या थी. ठीक है. इसी तरह हमारे पास हम चाहते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं उनकी सबमिशन हमारे पास आ जाए. जनरली हम सम किस तरह करते थे, हम लूप लगाते थे और एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड करते रहते थे, और जो वो एडिशन का रिजल्ट होता था हम अगले वाले नंबर को उसमें ऐड करके वापस से अपेंड कर देते थे, जिस तरह लिस्ट में हम करते थे लूप्स के थ्रू. बट नमपाई को यूज करते हुए आप ये सारा काम विद सिंगल लाइन जो फंक्शंस बने हुए हैं आप उनको यूज करते हुए इन सब चीजों को निकाल सकते हैं. What I have to do is just import the NumPy library जो कि हमने पिछली क्लास में भी देखी, and I am making an array which contain almost 7 different values. उसका मैंने एक array बना दिया इस कोर्स के अंदर. मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. ये हमारे पास स्कोर का एरे बन चुका है. मैं अगर आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक एरे बना है which contain exactly same values, 7 values that we have defined in the array. ओके. तो अब अगर मुझे इसका सम निकालना है, लाइक मुझे एक एक एलिमेंट को सबमिशन करनी है, एडिशन करनी है, और फिर मुझे आखिरी में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल रिजल्ट आ जाए जब इन नंबर्स को सम करो. लाइक इसको सम करें इसके साथ, देन जो भी इसका रिजल्ट है फिर इसके साथ सम किया जाए, देन सो ऑन एंड सो फॉर आपके पास एक सम का रिजल्ट आ जाए. जनरली अगर हम लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होता तो हम लिस्ट में क्या करते हैं, उसको लूप के थ्रू एडिशन करवाते हैं. बट यहाँ नमपाई में हम जस्ट स्कोर डॉट सम का मेथड कॉल करेंगे तो हमारे पास सम का रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 555. आप इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लीजिएगा. इसी तरह सम के साथ मैंने एग्जांपल दी एवरेज की. आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट नंबर्स को इनपुट देकर आप एवरेज निकाल सकते हैं. एवरेज आपको क्या बताती है, यूं समझे कि सेंटर वैल्यू बताती है जनरली उन नंबर्स की, यानी ये सारे नंबर उसके सेंटर में आते हैं, यानी वो जो मीन आएगा वो एक सेंटर पॉइंट होगा डिफरेंट वैल्यूज का जो यहाँ पर हमारे पास गिवन है. ठीक है. तो जैसे मैं यहाँ पर इसका एवरेज या मीन निकालूंगा, मीन इज बेसिकली एवरेज आप ये कह सकते हैं. मैंने स्कोर जो हमने ऊपर एरे बनाया था डॉट मीन को कॉल किया. जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास मीन आ गया 79.2. तो ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज आ गया. ठीक है. इसी तरह आप मीडियान निकाल सकते हैं. अब मीडियान क्या होता है, मीडियान का अगर आप ऊपर डेफिनेशन देखें, मीडियान आपको बताता है मिडल वैल्यू, एग्जैक्टली मिडल वैल्यू. तो अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास मिडल वैल्यू कौन सी है, 1. ये टोटल 7 वैल्यू है, तो जो फोर्थ वाली वैल्यू होगी वो मिडल वैल्यू कहलाएगी. ठीक है.
ये 3 वैल्यूज यहाँ पर गई, 3 यहाँ पर गई, और ये लास्ट में जो 60 है वो हमें एग्जैक्टली बता देगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसने मीडियन की वैल्यू बताई 80। अब कोई मुझे बताएगा यहाँ पर 80 क्यों बताई इसने? एनीवन? आई थिंक एवरेज जो उसकी है वो ये हो रही है। सॉरी आई कांट हेयर यू, आप थोड़ा सा सर आई थिंक एवरेज इसकी ये हो रही है, बीच की वैल्यू। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करते हैं कि जो मिडल वाले जो 2 नंबर्स होंगे उनका एवरेज निकलेगा आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने आज जाकर मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस देखना है। आपकी असाइनमेंट है, कल भी मैंने कुछ ऐसी असाइनमेंट दी थी जिसमें यह था कि आपको चीजें फाइंड आउट करनी थी रिसर्च की बेसिस पे। तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आखिर मैथमेटिकल टर्म में, नॉट इन अ टर्म ऑफ पाइथन, आप मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे कि मीन एंड मीडियन दोनों डिफरेंस किस तरह से। आप देख रहे हैं रिजल्ट तो स्लाइटली डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन मीडियन जब हम कह रहे हैं मिडल वैल्यू है, तो इसमें एग्जैक्टली मिडल वैल्यू क्यों नहीं आई? एवरेज किन 2 नंबर का निकालता है वो? ये तो हम श्योर हैं कि वो इसका एवरेज नहीं निकाल रहा, वो मिडल की 2 वैल्यूज का एवरेज निकाल रहा है। लेकिन किस तरह निकाल रहा है, उसका क्या रूल होता है, वो आप लिखेंगे और मुझे वर्ड की फॉर्मेट में मुझे बताएंगे कि मीडियन किस तरह काम करता है आपके पास, ठीक है। देन हमारे पास कुछ और मेथड होते हैं। लेट्स सपोज इस लिस्ट में आप ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा बच्चा कौन सा है जिसका सबसे मिनिमम स्कोर है। तो जनरली हम मिनिमम स्कोर किस तरह निकालते थे, आप कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते थे, इफ एल्स की कंडीशन, कि इफ ए इज लेस देन बी, तो जो ए है वो क्या कहते हैं, स्मॉल वैल्यू है, बी कैपिटल है, यानी ग्रेटर देन है, ठीक है। इस तरह आप कंपैरिजन करते हुए लूप के अंदर मीन या क्या कहते हैं मिनिमम वैल्यू निकालते थे। बट नमपाई के अंदर आपके पास एक मेथड होता है जिसका नाम है मिन। व्हाट इट विल डू, इट विल फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू इन द अबव लिस्ट या इन द अबव एरे। तो हमारे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, राइट नाउ वी हैव 60, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जब मिन निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ गई 60। सेम आपके पास एक मेथड होता है जिसका नाम है मैक्स। व्हाट मैक्स विल डू, आपको अवेलेबल लिस्ट के अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको निकाल के दे देगा। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास अभी क्या है, 95। तो जैसे मैं यहाँ पर करूंगा 95, सॉरी मैक्स वाला फंक्शन कॉल करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 95 आ गया, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक एग्रीगेट फंक्शन जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, आपके इस कॉन्सेप्ट डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। फिर आपके पास कुछ स्प्रेड के फंक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं एस टी डी एंड वार। व्हाट बेसिकली स्टैंड फॉर एस टी डी एंड वार, इट इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो अपने यूनिवर्सिटी के किसी सेमेस्टर में, तो आपको पता चलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताती है कि जो आपके नंबर्स हैं वो कितने स्प्रेड हुए हैं। इन शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि वो जो उन उन नंबर्स के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ आप काउंटिंग करें, आप सब एक एक काउंट करते हैं। एक कहता है 10, दूसरा कहता है 11, 12, 13, और एक बच्चा ऐसा निकलता है, लेट्स सपोज फातिमा कहती है 100। अब जो बाकी बच्चों ने नंबर दिए वो थे एक रेंज के अंदर, यानी उनका डिफरेंस बहुत मिनिमल था, यानी करीब करीब थे सारे पॉइंट्स जो नंबर बताए। लेकिन एक स्टूडेंट बताता है बहुत बड़ा नंबर, दैट इज बेसिकली 100। अब आप उसका एवरेज निकालेंगे तो उसमें भी फर्क पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताएगा कि मीन की वैल्यू से कितना डेविएट या कितना स्प्रेड करती है आपकी वैल्यू। एंड व्हाट वेरिएंस विल डू, वेरिएंस भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन ही होती है। बस यूं समझें कि स्टैंडर्ड डेविएशन के रिजल्ट को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इट इज कॉल्ड वेरिएंस, ठीक है। तो जब काफी जगह वेरिएंस को तरजीह दी जाती है मैथमेटिकल टर्म में, और काफी जगह स्टैंडर्ड डेविएशन को दी जाती है। तो दोनों हम इसको देखेंगे कि किस तरह हमें हेल्प करते हैं और फ्यूचर में हमें किस तरह हेल्प कर सकते हैं, इससे हमें क्या क्या इंसाइट्स मिल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 एरे बनाए हैं। अगर आप क्लोजली इन 2 एरेस को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो एक टाइप नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एरे बनाया है, इसके बीच में डिफरेंस बहुत कम है। लाइक एक यूं समझे कि इतने दूर दूर पॉइंट्स नहीं है, तकरीबन नियर है सब ना। जैसे 49, 50, 51,
फिर से 50, फिर 50, तो आप देखेंगे कि अराउंड ये कहीं ना कहीं 50 के एवॉल्व कर रहे हैं हमारे पास ना। एंड एक मैंने और वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने एरे स्टोर करवाया, दैट इज बेसिकली स्प्रेड। अब इसके नंबर में अगर आप देखें तो आपको डिफरेंस मिलेगा नंबर्स के अंदर, आपको लगेगा कि जो एक नंबर दूसरे नंबर से काफी दूर है, जैसे कि 10 अब फिर आ गया 90, ठीक है, ये एक बड़ा डिफरेंस आ गया। फिर 30 आ गया, देन 70 आ गया, देन 50 आ गया। तो जो स्प्रेड वाला वेरिएबल है इसके अंदर बहुत दूर दूर वेरिएबल्स हैं, बहुत दूर दूर वैल्यूज हैं। टाइट वाले एरे के अंदर हमारे पास बहुत नियर टू वैल्यूज हैं, ठीक है। अब जब हम इन दोनों का मीन तो हमने ऊपर देख लिया, एवरेज बताता है दोनों का। हम देखेंगे कि एवरेज इनका क्या निकलता है, और हम ये देखेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या निकलता है। अच्छा, इससे कंफ्यूज ना होना, राउंड मैंने क्यों यूज किया है। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं ना, तो या मीन निकालते हैं, तो क्या होता है आपके पास वैल्यूज जो है ना वो पॉइंट्स में आती है। तो एक तो हमने मेथड याद है प्रिंट में देखा था, जब हम डॉट लगा के 2f वाला मेथड यूज करते थे कॉलन लगा के, तो वो क्या होता था, वो राउंड ऑफ कर देता था 2 तक। एक आपके पास मेथड भी आता है पाइथन के अंदर राउंड। राउंड क्या आपसे लेता है, एक तो वो वैल्यू लेता है जो आएगी पॉइंट के अंदर, और कहां तक राउंड ऑफ करना है वो आप उसे बताएंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ 2 कहा, तो अगर लेट्स सपोज मेरे पास वैल्यू फॉर इंस्टेंस आती है 12.65237889, तो ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला इस वेरिएबल के अंदर से। और उसको कहां तक राउंड ऑफ करना है, 2 वैल्यूज तक। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो 2 वैल्यू कंटेन करेंगे डेसिमल वाले। इसी तरह हमने नीचे वापस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है स्प्रेड का, यानी एक करीब वाली वैल्यू का, एक दूर वाली वैल्यू का, ताकि हम देख सकें कि रिजल्ट में क्या फर्क आ रहा है। तो अब आप देखें कि अगर आप कहते हैं कि हम इनके एवरेज से चीजें निकालते हैं, तो एवरेज दोनों का सेम आया है। दोनों के मीन देखें, मीन की वैल्यू क्या आई है, दोनों के 50 आई है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से डू वेरीफाई दिस टाइप ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो इनके दोनों की मीन हमारे पास आई है 50, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में बहुत फर्क है। जो हमारे पास टाइट वाली वैल्यूज थी, जिसमें मैंने कहा था कि सारे पॉइंट्स नियर टू 50 है, यानी सब आसपास हैं, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम आई है 0.63। वेयर एज अगर हम देखें कि इन वैल्यूज की स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास बहुत ज्यादा आई है। क्यों? क्योंकि हमें दिखने से भी पता चल रहा है कि इसके अंदर बहुत सारा गैप है, यानी सारे नंबर एक दूसरे से बहुत दूर हैं, ठीक है। अब ये तो आप नेकेड आई से यहाँ पर तो देख सकते हैं कि ये नंबर दूर लग रहे हैं, बट जब आपके पास बड़ा डेटा होता है तो आपको नहीं पता होता कि वो जो रो है या कितने भी इसके अंदर एंट्रीज हैं, ये कितना दूर है पॉइंट से। इस इन्हीं कॉन्सेप्ट पर मशीन लर्निंग टिकी हुई है। लाइक दे अज्यूम के जो नंबर करीब होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, जो नंबर दूर दूर है उनके बीच में क्या पैटर्न बनेगा। वो हमें पैटर्न उसको बताने के लिए हमें पहले ये पता करना पड़ता है कि जो नंबर के बिहेवियर है, लीनियर, नॉन लीनियर, या जो भी हमारा नंबर चल रहा है वो किस तरह से स्प्रेड कर रहा है, कितना दूर है एवरेज से, मीन से, और कितना करीब है मीन से। इससे डिफरेंस हमें पता चलता है कि हमारा जो डेटा है उसको हमें क्लीन करने की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर्स को देखकर आप कभी भी ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ये हमारा डेटा क्लीन है या इसमें कोई इश्यूज वगैरह है। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप उसकी मीन भी निकालते हैं, बट काफी जगह ऐसा होता है, हमने देखा इस केस में कि इन दोनों का मीन सेम आ रहा है 50-50। बट हमें अब इस तरह पता चलेगा कि इन नंबर्स, इन दोनों डेटा, इसको डेटा पॉइंट्स कंसीडर करें, इन दोनों डेटा पॉइंट्स में हमारे लिए ऑप्टिमल डेटा पॉइंट कौन सा है मशीन लर्निंग के टर्म से। तो जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा तो हमें पता चला जब स्टैंडर्ड डेविएशन छोटी है यानी वैल्यू उसकी कम आई है, तो आप ये रिजल्ट लगा लें कि नंबर जो है वो करीब करीब है, यानी एक बेल शेप कर्व बन रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नाम लिया बेल शेप कर्व। आपने ये भी सर्च करना है कि बेल शेप कर्व क्या होता है बेसिकली स्टैटिस्टिक के कॉन्सेप्ट से, नॉट फॉर द पाइथन कॉन्सेप्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इस पे भी रिसर्च करें, आपको पता चले कि इसके बैकएंड पे क्या चीजें चल रही हैं। अभी जो फंक्शंस बने हुए हैं आपको नहीं पता एग्जैक्टली इसके बैक पे क्या लॉजिक चल रही है, बट अगर आपको बैकएंड इसकी पता होगी कि बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता कैसे है, जिस तरह मैथमेटिक्स में हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमें पता है स्क्वायर किस तरह निकलता है, अगर मैं रूट निकालता हूँ तो वो किस तरह निकलती है, हमें सब वो पता है। इसी तरह आपको ये पता करना पड़ेगा कि
कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह निकलती है, तो आपको पता चलेगा कि ये इन दोनों का रिजल्ट में इतना डिफरेंस क्यों है। बट इसमें काम की चीज याद रखने की ये है फॉर नाउ कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो नंबर नियर होंगे एवरेज के, यानी वो करीब करीब होंगे, और जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा उनके नंबर स्प्रेड आउट होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि एक टीचर है और स्टूडेंट उनके क्रॉस दायरा बनाकर खड़े हुए हैं, तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा करीब आएगी, यानी छोटी आएगी वैल्यू। वेयर एज कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि बहुत दूर दूर है, क्लास के एक कॉर्नर पे एक स्टूडेंट को बिठाया हुआ है और दूसरे कॉर्नर पे दूसरे स्टूडेंट को बिठाया हुआ है, तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हाई आएगी। इसी तरह आप क्रिकेटर की एग्जांपल ले लें कि एक बैट्समैन जो है वो एक इनिंग के अंदर डिफरेंट स्कोर्स होते हैं, आपको आइडिया होगा, तो एक इनिंग के अंदर वो डिफरेंट स्कोर करता है, ये एक टूर्नामेंट के अंदर उसके डिफरेंट स्कोर्स हैं। तो आप सिर्फ उसको एवरेज की बेसिस पे जज नहीं करोगे, आप ये भी देखोगे कि ओवरऑल किस तरह ये परफॉर्म कर रहा है, तो आप चेक करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम आती है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं, और अगर उसकी मीन की वैल्यू ज्यादा है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसका स्कोर रेट बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो वो स्कोर अच्छे कर रहा है, मीन से हमें पता चल जाएगा कि उसने कितनी 50 यानी लेट्स सपोज 60 उसका मीन आता है उसके डिफरेंट स्कोर्स का, तो हमें पता चल गया कि इसने जो स्कोर किया वो अराउंड 60 है ना, और हर मैच में स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कम आ रही है तो हम ये कहेंगे कि तकरीबन वो हर मैच में 60 के करीब ही स्कोर बनाता हुआ है। बट फिर एक ऐसा बैट्समैन है जो बिल्कुल न्यू है, जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगा शाहिद अफरीदी की, वो कभी बहुत ज्यादा स्कोर बनाते थे, कभी बहुत कम बनाते थे, और उनकी एवरेज तो हो सकता है कि 70 आए, बट स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है ज्यादा है। इससे हमें ये पता चलेगा कि कभी उन्होंने 70 भी बनाया, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि वो 100 और कभी वो 10 भी स्कोर बनाकर गए, कभी 5 भी बनाया होगा उन्होंने। तो बस ये एक रियल एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि किस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा और आसान एग्जांपल आपको दूं, एक मैंने यहाँ पर एक और एरे बनाया, ये भी देखें 50 के करीब है, इसकी पॉइंट बहुत करीब है एक दूसरे से, तो जब आप इसका मीन निकालेंगे तो मीन इसका 50 निकलेगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा इसकी कम निकलेगी। ठीक है, अभी मैंने इसको राउंड मेथड से नहीं किया, इसलिए हमारे पास बड़ी वैल्यू आ गई यहाँ पर देखें। अगर मैं राउंड करता इस तरह तो हमारे पास क्या होता है कि वो 2 तक राउंड ऑफ हो जाती। इसकी मीन वैल्यू आई है 50 एंड इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आई है 1.4। वेयर एज मेरे पास एक नीचे एक और एरे है जिसको मैंने दूर दूर की वैल्यूज दी है, लाइक 10, 30, 50, 70 एंड 90। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो इसकी भी मीन हमारे पास 50 आया है, जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो 50 आएगा, बट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 28 आया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर्स के बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो आपको ये बताता है, जनरली आप ये भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर में जब आप आउटलायर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना। आउटलायर क्या होता है? एक एनोमली होती है, एक मसला डेटा के अंदर। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ आपको, मैं रियल एग्जांपल अभी देकर समझाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लेट्स सपोज मैंने एक फॉर्म बनाया, जब मैंने ये कोर्स शुरू करना था तो मैंने एक फॉर्म बनाया ना, फॉर्म में मैंने क्या किया, आप लोगों का डेटा कलेक्ट किया। अब लेट्स सपोज मैंने वहां एक कॉलम दिया हुआ था एज का, अब सब बच्चों ने एज की वैल्यू दी 20, किसी ने दी होगी 25, किसी ने 30, किसी ने 18, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है, एक बच्चा आता है जो एज की वैल्यू दे देता है 1000, और लेट सपोज अज्यूम करें मेरे पास 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, यानी 1 मिलियन पर्सन ने ये मेरा फॉर्म फिल किया, तो क्या मैं अब एक एक को जाकर देखूंगा? यहाँ एक हल है कि मैं फिल्टर्स लगाऊं, बट वो मुझे किसी और टूल पर रिलाई कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालूंगा तो मुझे वहां पर वो वैल्यू मिलेगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हाई है। उस एक नंबर ने मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत दूर फेंक दिया मीन से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पता चलेगा कि कोई ना कोई इसके अंदर एनोमली है, तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा। मिन और मैक्स मेथड हमने ऊपर यूज करके देखा ना, यहाँ पर मिन हमें बताता है मिनिमम वैल्यू और मैक्स हमें बताता है मैक्सिमम वैल्यू। पहली अप्रोच मेरी एज के लिए यही होगी। हर कॉलम के लिए आप अपनी अप्रोच सेलेक्ट करोगे। जब आप डेटा एनालिसिस में जाएंगे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इन चीजों को रियल में इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट फॉर नाउ मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ। जैसे मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है मैक्स करके इस मेथड के थ्रू, तो मुझे पता चला एक बच्चे ने स्कोर दिया हुआ है
1000 एज दी हुई है 1000, दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज एनोमली। मुझे पता है कि एज कभी भी 1000 नहीं होती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यही डेटा लेट्स सपोज ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, आपको पता है डिफरेंट वेबसाइट्स आपका डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज करती है, इसीलिए कहते हैं डेटा एक वैल्यूएबल एसेट है आज के जमाने में। तो वो जो डेटा है मैं क्या करूंगा, अगर मैं बिना उसको क्लीन किए ऐसे ही मशीन लर्निंग को दे दूंगा, तो मशीन लर्निंग में बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी अगर आप उसके अंदर कचरा दोगे ना, तो वो आपको कचरा ही देगा रिजल्ट में। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ये मशीन लर्निंग में ये टर्म्स ऐसे ही यूज की जाती है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आपको डेटा क्लीन करके देना है मशीन को, क्योंकि मशीन को नहीं पता, वो टोटली काम करती है मैथमेटिक्स पे और आप अंडरस्टैंडिंग यानी इनसाइट्स पे। आप किस तरह निकालते हैं एक फॉर्मूला, अगर मैं कहता हूँ x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो आपको अगर x की वैल्यू सॉल्व करनी है तो आप उसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग करते हैं ना, आप x को रीअरेंज करते हैं, 2 को साइड ले जाते हैं, तो आप कहेंगे कि अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह की इक्वेशंस मशीन लर्निंग लगाती है। तो अगर आप उसको ये एनोमली वाला डेटा में अगर दे देता 1000 एज वाला, तो कल को अगर कोई 1000 प्रिडिक्शन वो मुझे देता, तो वो तो कहता है ये चीज सही है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग में तो ये चीज सही है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग उसकी गलत डेटा पर की। तो यह एक डेटा एनालिसिस या डेटा क्लीनर या डेटा रिंगलिंग, ये सारी टर्म्स यूज होती हैं, ईडीए भी यूज होता है इसके लिए। उसका ये काम होता है कि उसको क्लीन करके देना है डेटा मशीन को। तो मेरा एफर्ट है कि मैं उस एज को रिमूव करूं या रिप्लेस करूं बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेज। जब हम डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे तो ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी। तो आई होप सो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट पता चला होगा। तो वेरिएंस कुछ भी नहीं है, जब आप एनपी डॉट बार करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आप इसको खुद ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे कुछ ऐसे फंक्शन जो हमें आगे चल के यूजफुल रहेंगे डेटा एनालिसिस मशीन लर्निंग में। मैंने आपको रफ सी एग्जांपल्स दी। अभी फ्यूचर में जब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और वासे हो जाएंगे कि किस तरह हम इसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, एक्सिस का बहुत बड़ा काम होता है एरेज के अंदर। अब अगर मैं एरे कह रहा हूँ तो अब आपने ध्यान में एक्सेल का टेबल लाना है, ठीक है। एक्सेल का जब टेबल होता है तो उसकी एक्सिस होती हैं, लेट सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को नहीं जानती। मैंने आपको क्या कहा था, वो हमेशा काम करती है 0 1 की फॉर्म में। तो 0 एक्सिस मतलब गो डाउन द कॉलम, ठीक है। यानी एक्सिस अगर मैं 0 लिखता हूं तो मुझे पता चल गया कि एक वर्टिकल लाइन कह रही है। गो डाउन द कॉलम मतलब क्या है, ये वर्टिकल लाइन। और अगर मैं एक्सिस इक्वल टू 1 देता हूं तो बेसिकली ये क्या वैल्यू होगी, एक्स होगी सिंपली। अगर आप समझे, कंप्यूटर एक्स को समझता नहीं तो उसको 1 हमने लिखा। एक्सिस इक्वल टू 1 होगी तो गो अक्रॉस द रोज, यानी 1 रिजल्ट पर रो, यानी लेफ्ट टू राइट जाएगी। x is equal to 1 is equal to left to right, but horizontal line, whereas x is equal to 0 क्या होता है, top to bottom, यानी vertical lines, horizontal line, sorry, ठीक है, vertical, sorry, my mistake। और अगर आप कोई भी एक्सेस नहीं देते तो आपके पास पूरा नंबर आ जाता है एरे का। ये हम किस लिए पढ़ते हैं, ये 3 चीजें हमने यहाँ पर क्यों मेंशन की, ये नीचे चल के हम यूज करते हैं तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये किस तरह से काम करता है। अब मैंने आपको कहा था कि आप अज्यूम करें कि हमारे पास एक एक्सेल का टेबल है जिसके अंदर 2 रोज हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। मैंने एक एरे बना लिया np डॉट एरे करके और उसको ग्रिड के अंदर सेव किया। हमने 1D में सम करके तो देखा, सबसे ऊपर किया था ना 1D में सम, तो क्या हो रहा था, सब नंबर का समीशन हमें मिल रहा था। बट अगर 2D हो तो क्या होगा, जिसको हम 2D बेसिकली एक्सेल डेटा समझ लें। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रिड डॉट सम करता हूं, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं ताकि आप इसका रिजल्ट देख सकें। ग्रिड इज इक्वल टू सम करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 6 एंड 5 हमारे पास हो गया 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 एंड 20 एंड 1 इज इक्वल टू 21। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 21। अब मैं ग्रिड डॉट सम को कॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास होल नंबर का सम क्या आ गया, 21। इस तरह यह होता है कि आपके पास डिफरेंट रोज हैं, आप उनकी डायरेक्ट सबमिशन करना चाहते हैं तो आप सम का मेथड कॉल करेंगे, आपके पास सम आ जाएगा। बट ये प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, ये आप
डमी तो सोच सकते हैं, बट रियल डेटा में इस तरह से नहीं होगा। रियल डेटा में आपके लिए किस तरह से वेरिएबल है ये चीजें, आप रो वाइज सम करोगे या कॉलम वाइज सम करोगे, जिसको हम एक्सिस कह रहे थे। एक्सिस 0 क्या था, कॉलम था, एक्सिस 1 क्या था, रो था। ये याद रखें आप हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं यही मेथड जो मैंने लिखा ग्रिड डॉट सम, इसके अंदर एक पैरामीटर होता है जिसका नाम है एक्सिस, एक्सिस इज इक्वल टू 0 देता हूं, तो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, एक्सिस क्या करता है, कॉलम वाइज एक्शन परफॉर्म करता है। कॉलम वाइज एक्शन क्या है, ये यहाँ पर ये कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ये पहले इसका सम करेगा, 4 1 5 हो जाएगा, और इसकी एक वैल्यू यहाँ पर रख देगा। फिर वो कॉलम वाइज इस रो इस पर आएगा, सेकंड वैल्यू पर, सेकंड कॉलम पे, तो 2 5 हमारे पास 7 आ जाएगा यहाँ पर रिजल्ट। देन हमारे पास 3 + 6 9, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 का, जिसमें हम सम करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके पास सम होकर एक एरे आपको मिला है इस पूरे डेटा का। इसमें भी 2 थी, अगर 4 होती तो वो चारों का करता सम डेफिनेटली। 4 + 1 क्या हुआ हमारे पास, 5, तो यहाँ पर 5 आ गया। ये ऐसे वर्टिकली क्यों चल रहा है, इस तरह हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि हमने एक्सिस की वैल्यू इसमें क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। 0 मतलब क्या होता है, कॉलम, याद रखें 0 इज इक्वल टू कॉलम या वाई एक्सिस। इसकी वाई एक्सिस ये है, इसकी वाई एक्सिस ये है, और इसकी वाई एक्सिस ये है। तो दूसरा नंबर हम देखें, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, बिल्कुल सही आया। 6 + 3 इज इक्वल टू 9। अब अगर हम सेकंड केस की तरफ जाएं जिसमें x इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो वो रो वाइज सम करेगा और हमें 2 वैल्यूज रिटर्न करेगा। रो वाइज इसका सम करें, 3 2 एंड 1, इट इज बेसिकली 6। और अगर दूसरी वैल्यू का सम करें तो 4 एंड 5 9, 9 + 6 इज इक्वल टू 15। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा तो आपके पास क्या आंसर आया, 6 एंड 15। ठीक है, एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। इसी तरह सिर्फ सम के अंदर आप एक्सिस नहीं कर सकते, आप डिफरेंट रो का एवरेज भी निकाल सकते हैं या डिफरेंट कॉलम्स का एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सही सेम वही काम करना पड़ेगा। ये जो ग्रिड है ना, इसमें अब मैं चाह रहा हूँ कि मीन मेरा निकले, किसका, कॉलम वाइज मीन निकले। तो कॉलम वाइज कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम होगा और इनको डिवाइड किया जाएगा, फिर इन दोनों का होगा, फिर इन दोनों का होगा, और आपके पास एवरेज रिटर्न में आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास 3 वैल्यू एक्जैक्टली आई हैं। क्यों, क्योंकि कॉलम हमारे पास कितने थे, 3 थे, और हम x इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं, इसका मतलब हम कॉलम वाइज चल रहे हैं। तो इन दोनों को सम किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो जो भी रिजल्ट आया उसने हमें यहाँ पर दे दिया 2.5। देन सेकंड वैल्यू का 3.5, देन थर्ड वैल्यू का 4.5। वेयर एज मीन क्या करता है, और सॉरी x इज इक्वल टू 1 क्या करेगा मीन के लिए, पहले पहली रो को ऐड करेगा, 1 + 2 एंड +3 इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 2। तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया 2 पॉइंट, मतलब वो डेसिमल में ही हमेशा आपको रिजल्ट देगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप 0 कंसीडर करें, 2.0 एंड 5.0। यहाँ पर जब इसका सम करके एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली ये आएगा। तो बस आपको याद रखने की इसमें ये चीज है। इसी तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशन का भी डेफिनेटली करते हैं। याद रखने की क्या चीज है कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कॉलम या वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस, एक ही बात है। और x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस या आपकी क्या कहें रोज। ये तीनों टर्म्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। बस ये आपको याद रखने की इसमें चीज है। आगे किस तरह से यूज होती है वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, इसी तरह आप बूलियन मास्किंग भी कर सकते हैं। याद करें इफ एल्स वाले कॉन्सेप्ट, हम क्या करते थे जब हम कंपैरिजन करते थे तो हमें वो क्या रिटर्न करता था, बूलियन वैल्यूज रिटर्न करता था। बेसिकली क्या रिटर्न करता था, या तो ट्रू या फॉल्स, यानी 0 या 1। यही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं और ये बहुत यूजफुल होता है आपके पास एरेस की फॉर्म में। इसको मास्किंग भी आप कह सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को फिल्टरिंग भी कह सकते हो। ठीक है, फिल्टरिंग हम नीचे पढ़ेंगे, मास्किंग हम यहाँ पर देखते हैं। लेट सपोज मुझे एक टास्क दिया गया कि आपने हर दिन का टेम्परेचर नोट करना है 6 बजे एग्जैक्टली, या लेट सपोज दोपहर को 12 बजे आपने टेम्परेचर नोट करना है हर दिन का। मैंने टेम्परेचर नोट कर लिया। अब ना मैं यहाँ पर कुछ इनसाइट्स निकालने जा रहा हूँ। ये तो नंबर्स हैं,
मैं कह रहा हूँ कि लेट सपोज मैं एक रूल बनाता हूँ। रूल इज बेसिकली मास्क, आप उसको मास्क भी कह सकते हो, जो आप हर नंबर के ऊपर डालोगे मास्क को, और वो आपको एक रिटर्न देगा, कोई भी एक वैल्यू देगा, कोई भी एक इंसल्ट देगा, जो हम उसको डिफाइन करेंगे। मैंने यहाँ पर मास्क किस तरह बनाया है, आपको पता है ये एरे है, आप इस पे सारे वैल्यूज पे एक ही साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने कहा टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 32, ठीक है। अब मुझे वो रिटर्न में क्या करेगा, जब मैं इस पे ये चीज चलाऊंगा ना, तो मुझे वो रिटर्न करेगा या तो ट्रू या फॉल्स। जहां पर 32 से ग्रेटर देन वैल्यू होगी वहां पर ट्रू आ जाएगा, जहां पर 32 से लेस देन वैल्यू होगी वहां पर फॉल्स आ जाएगा। तो मैंने पहले मास्क को प्रिंट किया, आपको पता है यहाँ पर लिस्ट ऑफ हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे ट्रू या फॉल्स की, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ पहले, ठीक है। अब आप चेक करें पहली वैल्यू फॉल्स है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर 31 है और यहाँ पर 32 है। टेम्परेचर 32 से ग्रेटर देन नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स आया, यहाँ पर भी फॉल्स आया, यहाँ पर ट्रू आया। क्यों? क्योंकि 35 ग्रेटर देन 32 है, यस इट इज, तो यहाँ पर ट्रू आ गया। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने सोचा कि जो 32 से ऊपर टेम्परेचर है ना, वो क्या कहते हैं, ज्यादा हॉट डे हम कह सकते हैं उसको ना। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू शो करवा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से दिन पे ज्यादा गर्मी पड़ी है। तो यहाँ पर जो ट्रू वैल्यूज हैं वो हमारे पास कंसीडर होंगी कि हाई टेम्परेचर वैल्यूज हैं यहाँ पर, और जहाँ पर फॉल्स है यानी वहां पर कोई हाई टेम्परेचर वैल्यू नहीं है। ये रूल आपको लेट सपोज किसी प्रोफेसर ने दिया कि आपने इस तरह से इसको करना है, तो आपने इसका मास्क बनाया और सिंपली उसको प्रिंट किया। अब इस मास्क को आप इस लिस्ट के अंदर भी दे सकते हो सिंपली। ये क्या करेगा, आपकी वैल्यूज प्रिंट करेगा जहां पर मास्क ट्रू होगा, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा हॉट डेट। मैंने वही एग्जांपल ली कि जो ग्रेटर देन होगा यानी जो वैल्यूज ट्रू होंगी, बस मुझे वही वैल्यू दिखानी है। अब मास्क के अंदर ग्रेटर देन 32 वाली जो ट्रू वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैं जस्ट पास करूंगा ना टेम्परेचर के अंदर, तो जो ट्रू वैल्यू होंगी वो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर तो सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही थी, यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेट्स सपोज 35 हमने देखा, 35 ट्रू था, उसके बाद 33 ट्रू था, उसके बाद हमारे पास 33 ट्रू था, तो हमारे पास यहाँ पर 33 आ गया। देन हमारे पास 37 ट्रू था, तो यहाँ पर 37 आ गया। तो आप इस तरह भी अपनी इनसाइट्स को शो करवा सकते हैं पाइथन में। आपने जस्ट एक मैसेज शो करवाया कि हॉट डेज कौन से थे, और वहां पर मैंने उसके टेम्परेचर शो करवा दिए जो कि इस कंडीशन की वैल्यू में ट्रू आएंगे। लेकिन कोई भी फॉल्स वैल्यू आपके पास यहाँ पर नहीं आई। ये बाय डिफॉल्ट एक एरे की नेचर होती है कि आप उसके अंदर ये जो इस तरह के मास्क देंगे, इसको मास्क आप कह सकते हो, ठीक है। वेरिएबल तो कोई भी बना सकते हो, बट इट कंसीडर द मास्क जब आप एरे के अंदर इस तरह की कंडीशंस इम्प्लीमेंट करवाते हो, ठीक है। इस तरह आप एक से ज्यादा मेथड्स भी लिख सकते हो। आपको पता चल गया कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 32 क्या रिटर्न करता था, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता था। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन के आगे डॉट सम करता हूं ना, तो वो क्या करेगा, जितनी भी ट्रू वैल्यूज आ रही है ना उसको सम करके मुझे रिजल्ट देगा। लेट्स सपोज हमारे पास ऊपर कितनी ट्रू वैल्यूज आई, 3 आई। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, प्रोफेसर का क्वेश्चन ये है कि वो मुझे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि कितने दिन है, ये मत बताओ कि कितने टेम्परेचर है। तो मैं क्या करूंगा, एक तो ये सॉल्यूशन है कि मैं खुद काउंट करके उसे बताऊं, एक ये सॉल्यूशन है कि मैं डॉट सम मेथड का कॉल करूं, क्योंकि इससे मुझे 3 वैल्यूज मिलेगी। आप एग्री करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा 3 वैल्यूज मिल रही थी कंडीशन से ट्रू वाली। तो जैसे मैं डॉट सम करूंगा तो वो तीनों वैल्यूज यानी इन 3 वैल्यू का जब सम होगा तो मुझे ये बताएगा कि इसकी टोटल सम वैल्यूज कितनी है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मुझे कह रहा 3 डेज हैं ऐसे, 3 ट्रू या फॉल्स वैल्यूज है हमारे पास, सॉरी 3 ट्रू वैल्यूज हैं जो इस रूल को सेटिस्फाइड करती हैं। अब यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवाई। अगर मैं इस तरह वैल्यू करवाता तो सम में क्या होता, 35 प्लस 33 प्लस 37 होता। बट अभी मैं ये नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मुझे सिर्फ ट्रू की वैल्यूज या फॉल्स की वैल्यूज मिले। जब मैं इसको करता हूँ तो मुझे सिर्फ ट्रू मिलेगा, और डॉट सम कॉल करता हूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, उस तीनों ट्रू को सम करेगा और मुझे बताएगा कि 3 डेज थे। अगर 4 डेज होते तो वो उसको सम करके ऑटोमेटिकली आपको 4 दिखा देता।
इस तरह से आप डिफरेंट फंक्शंस को एक साथ कॉल भी कर सकते हो। अब ये आ गया वही कंडीशन जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी। ये जस्ट ये है कि यहाँ पर हमने मास्क बनाया था ना ऊपर, आप मास्क ना बनाओ भले, डायरेक्टली उस एरे के अंदर इस तरह से भी कॉल करवा सकते हो कि टेम्परेचर, ठीक है, ये रहा टेम्परेचर, यानी ये हमारे टेम्प्स वाली वैल्यू थी, इसके अंदर मैं कंडीशन डायरेक्टली दे रहा हूँ अपना कि इफ टेम्परेचर इज लेस देन 30, अब क्या कौन सी वैल्यू, अब ये जो ट्रू थी ये सारी फॉल्स हो जाएंगी और फॉल्स वाली ट्रू हो जाएंगी, तो हमारे पास वो बताएगा जो मिल्ड डेज है। ठीक है, उसने बताया 28 और 29। अगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कितने हैं तो मुझे डॉट सम का मेथड लगाकर ये कॉल करना पड़ेगा, तो ये हमें सम बता देगा इस चीज का। ठीक है, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आ जाते हैं फिल्टरिंग। आप एक्सेल में फिल्टर्स करते हैं डेटा को ना डिफरेंट कंडीशन पर, इसी तरह numpy में भी फिल्टरिंग आप अप्लाई कर सकते हो। एक कीवर्ड आता है या एक फंक्शन आता है numpy के अंदर जिसका नाम है वेयर, और ये आपसे 3 चीजें लेता है। पहली लेता है कंडीशन, जैसे इफ एल्स में हम कंडीशन बताते थे कि इफ a इज ग्रेटर देन दिस, तो ट्रू हो तो क्या होता था, हम नीचे प्रिंट स्टेटमेंट लिखते थे, और अगर फॉल्स हो तो हम एल्स के अंदर उसको लिखते थे। यहाँ पर एक लाइन के अंदर सारा लूप आप लिख सकते हो। किस तरह, सॉरी, सारी कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ना आपकी इफ एल्स वाली वो लिख सकते हो, और आपको ये आखिरी में एरर रिटर्न करता है, और ये लेबलिंग ऑफ डेटा भी कहलाता है। अब हमने ऊपर नंबर्स देखे, हमें ये तो पता चल गया कि ये 35 है, ये 33 है, 37 है, जो कि 32 से ग्रेटर देन है। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रिंट हो हॉट, लेट्स सपोज हॉट डेज हैं ये वाले, और जहाँ पर लेस देन है, जो हमारे पास ये वैल्यूज है 28, 26, उसका क्या हो जो 30 से लेस देन है, वहां पर लिखा हुआ है लेट्स सपोज नॉट हॉट या मिल्ड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने वापिस से क्या किया, टेम्परेचर का एरे बनाया। यहाँ पर मैंने एक और एरे बनाया है लेबल्स के नाम से, जहां पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाने जा रहा हूँ, np.where। वेयर क्या करता है, आपसे 3 चीजें लेता है। पहले आपसे लेता है कंडीशन, मैंने यहाँ पर कंडीशन दी कि जो ऊपर वाला एरे है जिसका हर एक एलिमेंट पे एक्सेस करना चाह रहा हूँ, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 32, ये मैंने कंडीशन बता दी। फिर मुझे बताना था अगर ट्रू हो तो क्या हो, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को ट्रू करती है तो उसकी जगह लिखा हुआ आ जाए हॉट, और अगर ये कंडीशन फॉल्स करती है तो उसकी जगह लिखा हुआ आ जाए ओके। ठीक, ये मैंने एक स्टेटमेंट लेबलिंग लिख दी बेसिकली इन नंबर्स के लिए। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि अब नंबर्स के बजाय आपके पास क्या आ रहा है, या तो ओके आ रहा है या हॉट लिखा हुआ आ रहा है, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन दैट वी हैव डिफाइंड हियर। np.where आपसे 3 चीजें लेता है, हमेशा याद रखना, पहली कंडीशन, दूसरा अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या हो, तीसरी स्टेटमेंट आपसे लेता है अगर फॉल्स हो तो क्या हो। तो पहली वैल्यू के लिए 32 से ग्रेटर है, नहीं है ग्रेटर, तो यहाँ पर ओके आ गया। दूसरी में भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो ट्रू वाला लेबल नहीं आएगा, फॉल्स वाला लेबल आएगा, दैट इज बेसिकली ओके। थर्ड वाला हमारा ट्रू होता है तो यहाँ पर सेम वही हॉट हॉट ओके देन हॉट देन ओके। ठीक है, इस तरह से आप कंडीशनिंग कर सकते हैं, या यो समझे कि लेबलिंग कर सकते हैं np.where की मदद से। ठीक है, इसी तरह आप इस तरह कर सकते हैं कि नंबर्स को केप भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि जो 32 से ग्रेटर देन है ना, या 34 से ग्रेटर देन है, उसको 34 ही रहने दो, बाकियों का टेम्परेचर प्रिंट कर दो। ठीक है, यानी अब जो भी आप np.where में कंडीशन देंगे ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और एरे बना रहा हूँ, ठीक है, np.where की मदद से, np.where के अंदर से मैं अंदर उसके अंदर दे रहा हूँ एक कंडीशन दैट इज बेसिकली टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 34। तो यहाँ पर आप नंबर दे रहा हूँ, पहले मैंने यहाँ क्या दिया था, एक स्ट्रिंग दिया था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर देता हूँ 34, इसका मतलब ये है कि जहां पर ये कंडीशन ट्रू होगी उसको 34 कर दो। जरूरी नहीं 34 करें, आप 22 करवा लें, आपकी मर्जी है, बट फॉर कि आप एक वैल्यू को कैप करना चाहते हैं, उसको वहां पर रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ये कैप की कंडीशन दे सकते हो। और अगर इस यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये तो ट्रू वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर नहीं होती तो वो जो टेम्परेचर की वैल्यू है उसको एज इट इज प्रिंट कर दो। तो जैसे ही आप देखेंगे 31 एज इट इज प्रिंट हुआ, 22 एज इट इज प्रिंट हुआ, 35
की जगह हमारे पास 34 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर केप वैल्यू दे दी थी 34 और ये कंडीशन हमारे पास 35 पे ट्रू होगी, 33 पे भी हमारे पास ट्रू हो रही है, नहीं हो रही, तो 33 एज इट इज प्रिंट हुआ, 26 एज इट इज प्रिंट हो गया, 37 इसमें यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि 37 ग्रेटर देन 34 है, तो यहाँ पर 37 की जगह हमने लिख दिया 34। ये भी उस केस में आपको हेल्प कर सकता है जो मैंने एज वाली एग्जांपल आपको दी थी ना, कि अगर एज लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि 100 से ऊपर है, चलो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि किसी की 100 साल उम्र हो सकती है, मैं यहाँ पर ये केप वाली वैल्यू लगा सकता हूँ कि भाई जितना भी मेरा डेटा है लेट्स सपोज टेम्स में पड़ा हुआ या एज के अंदर पड़ा हुआ, अगर वो ग्रेटर देन 100 है तो उसको 100 पे बाउंड कर दो। अब 100 से ग्रेटर देन तो 1000 भी हो सकता है। अब वो यूजर हो सकता है, मैं एज्यूम करूंगा यूजर से टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वो 100 लिखना चाह रहा था, उसने 1000 लिख दिया, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, केप की मदद से उसको रिस्ट्रिक्ट करवा दूंगा। मैं उसको डिलीट नहीं करवाना चाहता क्योंकि मेरे लिए हो सकता है एज के अलावा और सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर इंपॉर्टेंट हो, उसकी ईमेल इंपॉर्टेंट हो, या उसका डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो उसने मुझे प्रोवाइड की वो हो सकता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। तो सिर्फ मैं अगर एज की बेसिस पे उस पूरी रो को डिलीट कर दूंगा तो मेरे लिए एक वैल्यूएबल रो या वैल्यूएबल एंट्री गायब हो गई, तो मैं उसको रिमूव करने के बजाय इस कंडीशन के थ्रू उसको कैप कर सकता हूँ। ये मैंने एक रियल एग्जांपल आपको दे दी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह आप एरेज को रीशेप भी कर सकते हो। रीशेप क्या होता है, बेसिकली आपने 1D एरे बनाया, अब चाह रहे हैं कि मैं इसको 2D एरे बनाऊं, ठीक है, लेकिन रीशेप में एक चीज कॉमन है, एक चीज बहुत जरूरी है, वो क्या है, आप जब रीशेप करना जा रहे हैं ना किसी भी चीज को, तो आपने क्या करना है, ये मेक श्योर करना है कि जो उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद है ना, याद है हम np.size मेथड क्या करता था, हमें ये बताता था कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर मैंने 12 एलिमेंट का एरे बनाया तो उसकी वैल्यू आएगी 12, यानी उसमें 12 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जब मैं उसको रीशेप करने जा रहा हूँ ना, तो मुझे ये याद रखना है कि रीशेप में हमें दो चीजें देनी होती है। पहला देना होता है रोज, कि कितनी रोज आपको चाहिए। ये देखिए हमने जब 2D बनाया, ऊपर जाता हूं, मैंने यहाँ पर जब 2D बनाया तो यहाँ पर 2 रोज थी और 3 कॉलम थे। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 2 × 3 क्या होता है, 6। तो आप चेक करें आपके एलिमेंट भी 6 हैं, बिल्कुल है, 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसा होता कि एलिमेंट मेरे पास 7 होते और मैं उसको 2, 3 रोज में करना चाहता, या 2, 3 रोज के अंदर करने जाता, तो क्या होता, मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट आता कि आखिरी वाली वैल्यू कहाँ जाएगी। तो वहां पर पाइथन आपको कहता है कि आपने, या नंपाई जो मॉड्यूल है वो आपको ये कहता है कि आप उसको रीशेप कर सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं, बट एक चीज का आपने क्या करना है, उसको मेक श्योर करना है कि उसकी टोटल तादाद जो है ना, लेट्स सपोज 12 एलिमेंट का भी, मैं यहाँ पर देखें np.arange से एक एरे बना रहा हूँ। arange क्या करता है, आपसे स्टार्टिंग और स्टॉप वैल्यू लेता है और तीसरी वैल्यू भी लेता था, बेसिकली वो स्टेप था, अगर मैं नहीं दे रहा तो वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो ये 1 से लेकर 12 तक वैल्यू बनेगी, यानी आखिरी वाला एक्सक्लूडेड होगा। तो जब 12 एलिमेंट का आप एक एरे बना रहे हो ना, 1D एरे, और आप चाहते हैं कि मैं इसको रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करूं, 3 रोज हो जाए और 4 कॉलम हो जाए, तो आपने वो वैल्यू देनी है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो टोटल एलिमेंट के वो बराबर होना चाहिए। फिर आप उसको किसी भी तरह अरेंज कर लें, 3 4 12 सही है, 4 3 12 होता है, बिल्कुल आप 4 रोज 3 कॉलम भी बना सकते हैं। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने एक ए के अंदर एक एरे बनाया 12 एलिमेंट का, 1 से लेकर 12 तक। लास्ट वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एक्सक्लूडेड है, हमें पता है। इसको मैंने प्रिंट करवा दिया एज इट इज, ओरिजिनल ये था। फिर मैंने a.reshape मेथड को कॉल किया है, फंक्शन को यानी कॉल किया है, और उसने मुझसे 2 वैल्यूज ली है। पहली वैल्यू हमेशा रो होती है, सेकेंड वैल्यू हमेशा कॉलम होती है। तो मैंने उसे कहा कि 3 रोज बना दो और 4 कॉलम बना दो। उसने सबसे पहले ये कैलकुलेशन की होगी, जैसे हम फंक्शन बना रहे थे मॉड्यूल में, तो हम बैकएंड पे कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, उसने भी ये कैलकुलेशन की होगी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा। जब मल्टीप्लाई किया तो उसने देखा कि इसकी वैल्यू आ रही है 12, फिर वो इसका a.size मेथड निकालता होगा। a.size मेथड आपको क्या करके देता है, ये बताता है कि आपके पास उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट है। उसने जब चेक किया इस कंडीशन से, अब आप देखें किस तरह ये फंक्शन बना होगा। मैं जैसा अगर मैं आपको बताऊं
कि अगर आपको ये फंक्शन बनाना हो तो आप किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर लगेंगे इफ एल्स वाले। इफ एल्स से अगर वो ट्रू निकलता है तो आप उसको ये एरे बना के दोगे, अदरवाइज आप उसको नहीं बना के दोगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपका ये टास्क भी है कि आप इसको कुछ ऐसी वैल्यूज दे के देखना कि जो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, यानी उसकी तादाद इससे मिलती नहीं है, और वो आपको क्या रिजल्ट देता है आप वो देखिएगा। तो मैंने उसको कहा 3 और 4 के, यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स के मुझे रीशेप करके दे दो ग्रिड को। तो जैसे हमने यहाँ पर ग्रिड प्रिंट किया तो अब देखें यहाँ पर एग्जैक्टली 3 रोज हैं, 1 2 3, और एग्जैक्टली 4 कॉलम है, 1 ये 2 ये 3 एंड ये 4, 4 कॉलम्स हमारे पास आ गए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। और उसने अरेंज कैसे किया, सीक्वेंस वाइज अरेंज किया। देखें 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3 4, देन हमारे पास 5 6 7 8, 5 6 7 8, एंड देन हमारे पास 9 10 11 12, 9 10 11 12। अब आप अगर चाहें तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक और ग्रिड 2 बना लेता हूं। अब मैं क्या करता हूँ, ए डॉट वापिस से रीशेप को कॉल करता हूँ, और जैसे ब्रैकेट खोलता हूँ तो मुझे बता देता है कि आपको यहाँ पर शेप बतानी है। तो पहले मैं अब कह रहा हूँ कि मुझे ना 4 रोज बना दो और 3 कॉलम बना दो। लेट्स सी हमें वो क्या करके देता है। मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ग्रेड 2। अब देखें आपके पास एग्जैक्टली 4 रोज हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड ये 4 रोज आपके पास आ गई, ठीक है। और आपके पास क्या आ गया, 3 कॉलम्स आ गए, क्योंकि मैंने कॉलम्स की वैल्यू क्या दी थी 3, तो आपके पास 3 कॉलम आ गए। वजह तो ऊपर में हमने 4 कॉलम दिए थे। तो जिस तरह से भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बस उस दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपके पास टोटल एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, इसका आपने मेक श्योर करना है, ठीक है। ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। डू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव रिटन फॉर यू इन द प्रैक्टिस एंड असाइनमेंट। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन है या कोई चीज आपको नहीं समझ में आई, डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और आप मेक श्योर करें कि आप क्लास में भी ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये चीज पूछ सकते हैं।